Chapters: 1489 Variant Human Raising Plan, 1490 Thieving Heaven's Dream Realm, 1491 Pitiful Young Man, 1492 Thieving Heaven's Fortuitous Encounter. चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1489 वेरिएंट ह्यूमन को पालने का प्लान। वो कुआं बाहर से तो चौकोर था, लेकिन अंदर से उसकी सतह बिल्कुल गोल थी। सिटी वेल, फैंग युआन ने सोचा, और उसने सिटी वेल को मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में रख दिया। डांग माउंटेन, लुओपो वैली और रिवर्स फ्लो रिवर के बाद यह फैंग युआन का चौथा हेवन एंड अर्थ का सक्लूडेड डोमेन था। पूरे इतिहास में ऐसे बहुत कम गु इमॉर्टल्स हुए थे जिन्होंने हेवन एंड अर्थ के 4 सक्लूडेड डोमेन्स को जमा करने का कारनामा किया हो। सिटी वेल का जिक्र लेस देन ग्रेटर देन में था। ये पहले मिनिमिन लोगों के रहने की जगह हुआ करती थी। अभी सिटी वेल के अंदर का मिनी शहर फैंग युआन ने तबाह कर दिया था। ओरिजिनली उसके अंदर मिनिस्क्यूल माउंटेन था, लेकिन उस पहले हाई सिटी वेल से निकालकर नॉर्दर्न प्लेन्स में नाश्त कर दिया गया था। लेकिन फैंग युआन का सिटी वेल खाली नहीं था, उसके अंदर कई सारे ब्लेस्ड लैंड्स थे। इन इमॉर्टल एपर्चर्स के मालिक वो लोग थे जिन्हें फैंग युआन ने सिटी वेल का इस्तेमाल करके मारा था। जब एक इमॉर्टल एपर्चर एक ब्लेस्ड लैंड बन जाता है तो यूज हेवन एंड अर्थ ची अब्सॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसके एंट्रेंस को बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए खोलना पड़ता है। फैंग युआन ने मौके का फायदा उठाकर इन ब्लेस्ड लैंड्स में घुसकर उन्हें एक्सप्लोर किया था। जिन ब्लेस्ड लैंड्स में लैंड स्पिरिट्स नहीं थे और जो लूटे जा सकते थे, उन्हें पहले ही लूट लिया गया था। बाकी बचे हुए ब्लेस्ड लैंड्स में अभी भी ढेर सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज बचे हुए थे, जिन्हें फैंग युआन ने अभी तक नहीं लिया था। फ्लैट, जब मेरे पास ब्लड लाइट स्पिरिट सप्रेशन है, मैं इन लैंड स्पिरिट्स को दबा सकता हूं, लेकिन अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के बिना मैं अंदर नहीं जा सकता। इन इमॉर्टल एपर्चर्स के दरवाजे ऐप बैंड, फैंग युआन फिलहाल अंदर नहीं जा सकता था। अगर मैं इन इमॉर्टल एपर्चर्स को अपने अंदर मिला लूं और उनके सारे रिसोर्सेस ले लूं, तो मेरे डाउ मार्क्स तेजी से बढ़ेंगे और मेरे इमॉर्टल एपर्चर का डेवलपमेंट भी बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुनाफा था जिसे फैंग युआन अभी निगल नहीं सकता था, लेकिन यह अब उसी का था, इसलिए इसके चोरी होने का चांस भी कम था। फैंग युआन इस बात से काफी खुश था। इन ब्लेस्ड लैंड्स के अलावा सिटी वेल की अपनी बहुत बड़ी वैल्यू है, इसे कम नहीं समझना चाहिए। सिटी वेल के साथ फैंग युआन वेरिएंट ह्यूमंस और यहां तक कि पूरे ब्रेड इंसानों को भी पाल सकता था। ये एक अच्छी चीज थी। गु इमॉर्टल वर्ल्ड में इमॉर्टल एपर्चर्स के डेवलपमेंट को 7 लेवल्स में बांटा गया था। पहला लेवल था मॉर्टल रिसोर्सेज को स्थापित करना, ताकि मॉर्टल गु मटेरियल्स और साधारण जानवर और पौधे पैदा किए जा सकें। दूसरा लेवल था इमॉर्टल मटेरियल रिसोर्सेज का होना, ताकि इमॉर्टल गु को खाना खिलाया जा सके। तीसरा लेवल था इमॉर्टल जानवरों और पौधों को पालना और पैदा करना और इकोसिस्टम को पूरा करना। चौथा लेवल था एक्स्ट्रा इमॉर्टल मटेरियल्स, जानवरों और पौधों का इस्तेमाल करके ट्रेड करना और मुनाफा कमाना। पांचवा लेवल था इमॉर्टल एपर्चर के अंदर नेचुरली इमॉर्टल गु का पैदा होना। छठा लेवल था वेरिएंट ह्यूमंस और इंसानों को पालना और उनके बीच गु इमॉर्टल्स पैदा करना। सातवां लेवल था लाइफ स्पैन गु पैदा करना। ये 7 लेवल्स एक क्रम में थे। ये गु इमॉर्टल वर्ल्ड के इतने सालों के अनुभव का निचोड़ थे, और आज तक ये गु इमॉर्टल कल्टिवेशन का गोल्डन रूल माना जाता है। ऐसा नहीं था कि गु इमॉर्टल्स शुरुआत से हाई अपने इमॉर्टल एपर्चर में वेरिएंट ह्यूमंस या इंसानों को नहीं पाल सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते और वो अपनी ही बुनियाद को बर्बाद कर रहे होते। ये 7 लेवल्स एक तरतीब में थे, जिसे गु इमॉर्टल वर्ल्ड की कई पीढ़ियों के जीनियसेस ने सालों की मेहनत से बनाया था। अगर कोई इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता तो उनके इमॉर्टल एपर्चर्स बहुत स्टेबल और हेल्दी रहते। फैंग युआन अभी तीसरे और चौथे लेवल पर था, वो 5वें लेवल से काफी दूर था। लेकिन अब उसके पास सिटी वेल था, वो सीधे डेवलपमेंट के 6ठे लेवल पर जंप कर सकता था। सिटी वेल एक गु इमॉर्टल को लेवल्स जंप करने और वेरिएंट ह्यूमंस या इंसानों को आसानी से पालने का मौका देता था। वेरिएंट ह्यूमंस या इंसानों को पालने का फायदा क्या था? फायदे बहुत ज्यादा थे। हर वेरिएंट ह्यूमन रेस के पास अपने यूनिक रिसोर्सेज होते थे, जैसे कि स्नोमैन के पास आइस टीयर्स और स्नो लोटस एसेंस होता था, रॉकमे के पास रॉक ड्रैगन, जबकि फेदरमैन के पास फ्रीडम गु। अगर ये रिसोर्सेज बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते तो उन्हें मार्केट में बेचकर भारी मुनाफा कमाया जा सकता था। इन यूनिक रिसोर्सेज के अलावा एक कॉमन रिसोर्स भी था, वो था ह्यूमन ची। हेवन ची, अर्थ ची, ह्यूमन ची, इन तीनों की को बैलेंस करना इमॉर्टल असेंशन का सबसे जरूरी पॉइंट था। इमॉर्टल असेंशन के प्रोसेस के दौरान जितना ज्यादा ह्यूमन की होता, गु मास्टर की फाउंडेशन यूटीएनआई हाई मजबूत होती
और बनने वाले इमॉर्टल एपर्चर की क्वालिटी यूटीएनआई हाई बेहतर होती। गू इमॉर्टल बनने के बाद ह्यूमन की का इस्तेमाल काफ़ी कम हो जाता था। गू इमॉर्टल को बस हेवन और अर्थ की को बैलेंस करना होता था, उन्हें टाइम टाइम पर रिप्लेनिश करके अपने इमॉर्टल एपर्चर वर्ल्ड को स्टेबलाइज करना होता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ह्यूमन की बेकार थी। उल्टा, ह्यूमन की गू इमॉर्टल्स के लिए बेहद ज़रूरी थी, लेकिन ह्यूमन की को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत पहले ही खो चुका था। की पाथ स्ट्रेंथ पाथ से भी पहले बना था। जीसीएमआईएस में ये बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अब इसका जवाल आ चुका था। इस वक्त ह्यूमन की को गू मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने के कुछ ही तरीके बचे थे, खासकर कुछ की पाथ गू इमॉर्टल्स के पास कुछ अजीब मेथड्स द। हालांकि ऐसे की पाथ गू इमॉर्टल्स अब बहुत रेयर हो चुके थे। चाहे वेरिएंट ह्यूमंस हो या नॉर्मल इंसान, वो ह्यूमन की पैदा कर सकते थे। वेरिएंट ह्यूमंस और नॉर्मल इंसानों की संख्या और ताकत जितनी ज्यादा होगी, ह्यूमन की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स, सेम सर्कमस्टांसेस में एक वेरिएंट ह्यूमन द्वारा पैदा की गई ह्यूमन ची एक पूरे ब्रेड इंसान के मुकाबले कम होती है। ह्यूमन की के अलावा वेरिएंट ह्यूमंस और इंसानों से कई स्पेशल इमॉर्टल मटेरियल्स भी पैदा होते थे, जैसे कि फैन और विंड। यह रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल सिर्फ मोर्टल घरों के दरवाजों पर उगता था, ना कि जंगल या पहाड़ों जैसे नेचुरल जगहों पर। जब भी ये इमॉर्टल मटेरियल पैदा होता, उस मॉर्टल का दरवाजा बैन नहीं हो पाता था, उस हमेशा खुला रहना पड़ता था। ऐसा स्पेशल इमॉर्टल मटेरियल जंगल में नहीं मिल सकता था। और शैडो सेक्ट की इनहेरिटेंस में एक हाइपोथेसिस भी है, जितना ज्यादा ह्यूमन की कोई जमा करता है, उतना ही ज्यादा चांस है कि वो गू इमॉर्टल ह्यूमन पाथ की गहराइयों को समझ पाएगा। ये सोचते ही फैंग युआन की ईंट में एक तेज चमक आ गई। ह्यूमन पाथ, ये वो पथ था जिसे रेंजू ने बनाया था। पूरे इतिहास में कुछ रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट्स या रैंक 9 वेनरेबल्स अपनी जिंदगी में लेस देन ग्रेटर दैन के अंदर छिपी कुछ गहराइयों को समझ जाते थे। जैसे कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने लेस देन ग्रेटर दैन को पढ़कर ऑल लिविंग बीइंग्स लक और हेवन एंड अर्थ लक बनाया था। या फिर सदर्न बॉर्डर के चाय क्लैन के एंसेस्टर चायफू, उन्होंने अपने आखिरी सालों में लेस देन ग्रेटर दैन को पढ़कर ह्यूमन पाथ किलर मूव बनाया था, जिसकी वजह से चाय क्लैन एक सुपर फोर्स बन पाया। ऐसे अनगिनत किस्से थे। मेरी सिचुएशन में अगर मेन वेरिएंट ह्यूमंस और इंसानों को पालना शुरू कर दूं, तो इससे सिर्फ मेरे इमॉर्टल एपर्चर का एनवायरनमेंट खराब होगा, मेरा बहुत सारा वक्त और मेहनत बर्बाद होगी, मेरी फाउंडेशन खर्च हो जाएगी। लेकिन सिटी वेल के साथ मैं उन्हें अलग से पाल सकूंगा, इससे मेरे इमॉर्टल एपर्चर के डेवलपमेंट में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इसके अलावा सिटी वेल के स्पेशल एनवायरनमेंट की वजह से वहां वेरिएंट ह्यूमंस या इंसानों को पालना नॉर्मल से ज्यादा इफेक्टिव होगा। इंसानों को तो भूल ही जाओ, उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है और वो रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। अभी के लिए मुझे यहां पालने के लिए एक टाइप का वेरिएंट ह्यूमन चुनना चाहिए। गू वर्ल्ड में 10 तरह की वेरिएंट ह्यूमन रेसेस थी। वो द हेरी मैन, रॉकमैन, स्नोमैन, फेदरमैन, मेयरमैन, इंकमैन, एगमैन, बीस्टमैन, मिनिमन और मशरूम में। हर एक की अपनी खासियत थी। वे किसे चुनूं? फैंग युआन ने अभी तक फैसला नहीं किया था। सिटी वेल सिर्फ एक ही था, वो उनमें से सिर्फ एक ही टाइप को पाल सकता था। क्योंकि अलग अलग वेरिएंट ह्यूमंस को रहने के लिए अलग अलग माहौल चाहिए होता था, एक से ज्यादा को पालने से उस सिर्फ नुकसान ही होता। बीस्टमैन को भूल जाओ, वो तो खत्म हो चुके हैं। हेरी मैन, मुझे उनकी जरूरत है मेरे लिए गू रिफाइन करने के लिए। रॉकमैन, मैंने पहले एक बैच पाला है, गट्स गू के साथ मैं उन्हें बहुत आसानी से पाल सकता हूं। स्नोमैन भी अच्छे हैं, अब तो उनसे मेरी शादी से रिश्तेदारी भी है, स्नोमैन ट्राइब मुझे सपोर्ट कर रहा है। जहां तक मिनिमान की बात है, वो तो इस सिटी वेल के लिए शुरू से हाई सूटेड हैं। मेरे इमॉर्टल एपर्चर के डेवलपमेंट को भी इन मिनिमान की जरूरत है मेरे इमॉर्टल पौधों की देखभाल के लिए। और फेदरमैन, मेयरमैन, इंकमैन, एगमैन और मशरूम में, इनमें से कोई भी एक मुझे बहुत फायदा देगा। फैंग युआन सोचता रहा, जब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंचा, उसको कोई जवाब नहीं मिला। यह प्रॉब्लम इतनी अर्जेंट नहीं थी, क्योंकि भले हाई फैंग युआन ने सोच भी लिया होता, उसके पास अभी इस बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए फंड्स नहीं थे। उसके इमॉर्टल एसेंस स्टोन का स्टोरेज अभी काफी कम था। लेकिन शुक्र है, उसके पास बहुत सारा रेड डेट इमॉर्टल एसेंस था, भले ही वो अभी अभी यूछन और कीन बायहे से लड़ा था। यह सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के टाइम फ्लो की वजह से था, जिसे फैंग युआन के टाइम पाथ मेथड से रिस्टोर और बढ़ाने के बाद टाइम की रफ्तार अब 1:60 से कहीं ज्यादा थी। इसलिए फैंग युआन का रेड डेट इमॉर्टल एसेंस तेजी से जमा हो रहा था। इस ईस्टर्न सी ट्रिप में
मैंने सिटी वेल हासिल किया और यूछन को मार डाला। ए फ्लैट ड्रैगनफिश बिजनेस में मेरा कोई राइवल नहीं है, मैं हर रोज भारी मुनाफा कमा रहा हूं, ये तो पक्का है। जब तक ये ड्रैगनफिश बेचता रहूंगा, मेरी लो फंड्स की प्रॉब्लम जल्द हाई सॉल्व हो जाएगी। अभी जो जरूरी चीज है वो है थीविंग हेवन का ड्रीम रेल्म। फैंग युआन ये सोचते हुए बादलों से नीचे उतरा और एक रेगिस्तान पर लैंड किया। जलते हुए रेगिस्तान पर एक गू इमोर्टल खड़ा इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराया और फैंग युआन के सामने अपने हाथ जोड़े। टैंग फैंग मिंग, लॉर्ड फैंग युआन का स्वागत करता है। चैप्टर 1490 थीविंग हेवन का ड्रीम रेल्म। फैंग युआन टैंग फैंग मिंग से दोबारा मिला। ये आदमी साधारण नहीं था। फैंग युआन की पिछली जिंदगी के 500 सालों में वो 5 रीजन्स के केओटिक वॉर के दौरान बेहद मशहूर हो गया था। वो वेस्टर्न डेजर्ट का लगभग माहोंग जैसा था। ऑफ कोर्स, अब जब फैंग युआन को शैडो सेक्ट विरासत में मिला था, उस कई चीजों के बारे में पता चला। उसकी पिछली जिंदगी के 500 सालों में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल सफलतापूर्वक जिंदा हो गया था और उसके पास सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू था। वो हेवनली कोर्ट में छिपा हुआ था और चुपके से 5 रीजन्स को कंट्रोल कर रहा था, पूरी दुनिया के खिलाफ साजिश रच रहा था। माहोंग यू का उठना शैडो सेक्ट द्वारा चुपके से मैनिपुलेट किया गया था। टैंग फैंग मिंग और यहां तक कि टांग क्लैन का उठना भी शैडो सेक्ट की हरकतों की वजह से था। भले हाई हेवनली कोर्ट के पास अभी लोगों की कमी है और वो अकेले सब संभाल नहीं पा रहा, लेकिन एक बार जब ड्रीम रेल्म्स फैलेंगे और 5 रीजन्स में जंग छिड़ जाएगी, तो हेवनली कोर्ट में हर तरह के लोग जागेंगे और वो एक बार फिर दुनिया को हिला देंगे। हेवनली कोर्ट की बुनियाद बहुत गहरी थी, शैडो सेक्ट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। फैंग युआन ऐप समझने लगा था कि शैडो सेक्ट ने यूएस तरह से रिएक्ट क्यों किया। वो ऐप शैडो सेक्ट के पुराने रास्ते पर चल रहा था। माहोंग यून मारा जा चुका था, लेकिन टांग क्लैन अभी भी था। यूएसए सपोर्ट करना ही था। फैंग युआन ने ये बहुत पहले ही तय कर लिया था। टैब, जब उसने और टांग क्लैन ने आपस में बातचीत और काम किया था, वो सिर्फ उनके रिवर ऑफ टाइम के ट्रिब्यूटरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उनके साथ सच्चे दिल से काम भी करना चाहता था। हेवनली कोर्ट ऐब आने वाले ग्रेट ईरा के लिए, फ्यूचर के लिए अग्रेसिवली प्लानिंग कर रहा था। युछन और कीन बाइहे को फेरी जीवे ने लगभग अपने मोहरों की तरह इस्तेमाल किया था, इसलिए फैंग युआन को उन्हें खत्म करना पड़ा। चाहे वो ड्रैगनफिश बिजनेस के मुनाफे के लिए हो या फ्यूचर की सिचुएशन के लिए। हेवनली कोर्ट जैसे पावरहाउस से टक्कर लेने के लिए फैंग युआन की साजिशों को 5 रीजन्स तक फैलाना जरूरी था। उस पूरी दुनिया के खिलाफ साजिश रचनी थी। टैंग फैंग मिंग बेहद खुश था कि फैंग युआन आ गया था। पिछली बार जब फैंग युआन ने वेस्टर्न डेजर्ट छोड़ा था, तो वो भाग रहा था। टैंग फैंग मिंग ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। मुझे थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म तक ले चलो, फैंग युआन ने सीधे अपने मकसद के बारे में कहा। लॉर्ड फैंग युआन कितनी तेजी से काम करते हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, प्लीज मेरे पीछे आइए। टैंग फैंग मिंग ने रास्ता दिखाया। दोनों कुछ देर तक उड़ते रहे और फिर एक अनजान से रेगिस्तान के ऊपर पहुंच गए। टैंग फैंग मिंग रुका और उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई। हवा में एक दरार खुल गई, जिसमें से इमॉर्टल ऑरा निकलने लगी। फैंग युआन एक फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर था, उसकी बुनियाद बहुत गहरी थी। इस इमॉर्टल फॉर्मेशन को देखने के बाद उसकी ऊँग चमक उठी और उसने तारीफ की, क्या शानदार इमॉर्टल गू फॉर्मेशन है। इस इमॉर्टल फॉर्मेशन की छिपने की काबिलियत गजब की थी। भले हाई फैंग युआन का इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव एक्टिव था, वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। लॉर्ड फैंग युआन, मेरे पीछे आइए। टैंग फैंग मिंग पहले दरार में घुसा। फैंग युआन ने बिना हिचकिचाए उसका पीछा किया। अंदर घुसने के बाद फैंग युआन ने देखा कि इस इमॉर्टल फॉर्मेशन से बनी जगह एक घास के मैदान जैसी थी। उसका फील्ड ऑफ विजन बहुत वाइड था, चारों तरफ हरियाली हाई हरियाली थी, और सबसे आकर्षक चीज थी मैदान के बीच में थीविंग हेवन का ड्रीम रेल्म। थीविंग हेवन का ड्रीम रेल्म बहुत बड़ा था, एक पहाड़ की तरह। उससे एक नीली अजीब रोशनी निकल रही थी, जो पूरे फॉर्मेशन पाथ स्पेस को रोशन कर रही थी। 5 रीजन्स की केओटिक वॉर अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन थीविंग हेवन का ये ड्रीम रेल्म पहले ही सामने आ चुका था और टांग क्लैन ने इसे ढूंढ लिया था। उन्होंने इसे चुपके से रखा हुआ था और इस पर रिसर्च कर रहे थे। भले हाई टैंग क्लैन को यह कीमती खजाना मिल गया था, लेकिन उन्हें ड्रीम पाथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उनकी प्रोग्रेस बहुत धीमी थी। और ये प्रोग्रेस भी टांग फैंग मिंग के बेहतरीन टैलेंट और समझदारी पर टिकी हुई थी। इतना होने के बावजूद वो ड्रीम रेल्म में मरते मरते बचा था। अगर उसकी बहन ने पैराडाइज अर्थ के ट्रू इनहेरिटेंस के क्लूज देकर व्हाइट सी शत्रुओं से मदद ना ली होती, तो टांग फैंग मिंग मार चुका होता। और व्हाइट सी शत्रुओं स्पेक्ट्रल सोल का एक स्प्लिट सोल था,
बैटल ऑफ येटियन माउंटेन के दौरान उसने वेस्टर्न डेजर्ट शैडो सेक्ट के सदस्यों को लीड किया था और जंग के मैदान में मारा गया था। फैंग युआन ने व्हाइट सी शत्रुओं के इंसिडेंट का जिक्र टैंग क्लैन या टैंग फैंग मिंग से नहीं किया। पैराडाइज अर्थ के ट्रू इनहेरिटेंस का क्लू भी अभी फैंग युआन के हाथों में था। पैराडाइज अर्थ का ट्रू इनहेरिटेंस अभी फैंग युआन का फोकस नहीं था, वो अभी थीविंग हेवन के विशाल ड्रीम रेल्म को देख रहा था। ये नीला और चमकदार ड्रीम रेल्म बहुत खतरनाक था, क्योंकि इसके अंदर हेवंस विल थी। हेवंस विल ड्रीम रेल्म्स में घुस सकती थी। फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर के ड्रीम रेल्म इंसिडेंट के दौरान इसका अनुभव किया था। बहुत पहले, जब उसने स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन के ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर किया था, तब भी उसका सामना हेवंस विल से हुआ था। हेवंस विल स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के रूप में उसे सलाह देने आई थी, और उसी की वजह से वो बैटल ऑफ येटियन माउंटेन में स्पेक्ट्रल सोल को मात दे पाया था। जैसे कहते हैं, इंसान गलतियों से सीखता है। फैंग युआन जैसे पुराने डेमन ने इस सबक को अपने दिल की गहराइयों में उतार लिया था। एक बार जब ड्रीम रेल्म बहुत ज्यादा देर तक मैनिफेस्ट रहता है, तो हेवंस विल यूएस में GHUS जाती है। सदर्न बॉर्डर के जायंट ड्रीम रेल्म में भी यही हुआ था। वेस्टर्न डेजर्ट में थीविंग हेवन का ड्रीम रेल्म तो उससे भी ज्यादा वक्त से है। मुझे यकीन है कि हेवंस विल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया होगा। फैंग युआन की एडी एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। अगर पहले की बात होती तो मुझे इससे बचना पड़ता, लेकिन अब ही फैंग युआन के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म की तरफ निशाना लगाते हुए। इमोर्टल ऑरा हो पड़ी और फैंग युआन का शरीर एक ग्रे व्हाइट रोशनी में ढक गया। उसकी हथेलियां भी इस ग्रे व्हाइट रोशनी से ढक गई थी। फैंग युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी दोनों हथेलियों को ड्रीम रेल्म के पास ले गया। आखिर में ग्रे व्हाइट रोशनी थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म से टकरा गई, जबकि फैंग युआन की हथेलियां बस 1 इंच दूर थी। फैंग युआन के पास सॉवरन इमॉर्टल बॉडी था, प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक नहीं। अगर वो सच में उस छू लेता, तो उसकी सोल ड्रीम रेल्म के अंदर फंस जाती। वो इस बारे में बहुत सतर्क था। ग्रे व्हाइट रोशनी पानी की तरह बहती हुई बिना किसी रुकावट के थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म में घुस गई। ग्रे व्हाइट रोशनी फैलती रही और फैंग युआन की हथेलियों को सेंटर मानकर चारों तरफ फैलने लगी। ये नज़ारा कुछ देर तक चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ जैसे ड्रीम रेल्म को एक ग्रे व्हाइट रोशनी ने ढक लिया हो। रोशनी फैलती जा रही थी, लेकिन टांग फैंग मिंग बस चुपचाप साइड से देखता रहा। वो बता नहीं सकता था कि ये क्या था, लेकिन वो जानता था कि ये एक इमॉर्टल किलर मूव था। लॉर्ड फैंग युआन सच में जबरदस्त हैं। उन्होंने ड्रीम रेल्म के खिलाफ एक इमॉर्टल किलर मूव बना लिया। उनके मुकबल मैंने तो सिर्फ कुछ ड्रीम पाथ मॉर्टल गू बनाए हैं। सच में एक से बढ़कर एक सुरमा है इस दुनिया में। टांग फैंग मिंग दिल से उनकी प्रशंसा कर रहा था। यूज एहसास हो रहा था कि फैंग युआन कितना आता है। फैंग युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर से वो काफी नर्वस था। वो इमॉर्टल किलर मूव हेवंस विल डिसिपेशन एक्टिवेट कर रहा था। भले ही ये पहली बार नहीं था, लेकिन ये पहली बार था जब वो इसे किसी ड्रीम रेल्म पर इस्तेमाल कर रहा था। हेवंस विल डिसिपेशन हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करता था। यह हेवंस विल को खत्म कर सकता था। उसने इसे पहले स्प्रिंग ऑटम सकाडा के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब जब वो इसे एक ड्रीम रेल्म पर इस्तेमाल कर रहा था, तो कौन जाने क्या होगा। वक्त गुजरता गया, 10 मिनट तेजी से बीत गए। ग्रे व्हाइट रोशनी काफी फैल चुकी थी, सिर्फ सतह पर ही नहीं, बल्कि थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म के अंदर तक। थीविंग हेवन का ड्रीम रेल्म एक पहाड़ जैसा था, लेकिन उसका 10वां हिस्सा अब ग्रे व्हाइट रोशनी से ढक चुका था। जैसे टांग फैंग मिंग ने सोचा कि ग्रे व्हाइट रोशनी और फैलने वाली है, वो रुक गई और यूएस ग्रे व्हाइट रोशनी से रंग बिरंगी एड़ी निकलने लगी। ये एड़ी बहुत खास थी, हर पलक झपकाने पर उनका रंग बदल जाता था। रंग बिरंगी एड़ी की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सांसों में वो 10 से 100 और एक झटके में हजारों हो गई। कुछ 10 सांसों के बाद लाखों रंग बिरंगी एड़ी हो गई थी। उन्होंने ग्रे व्हाइट रोशनी को भर दिया था, सिर्फ सतह पर ही नहीं, बल्कि रोशनी के अंदर भी। असर हो रहा है। फैंग युआन अंदर से एक्साइटेड था, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया। टांग फैंग मिंग उसके इमोशंस में आए उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर पाया। रंग बिरंगी एड़ी पलक झपकाती रही और फैंग युआन का रेड डेट इमॉर्टल एसेंस तेजी से खर्च होने लगा। साथ थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म में मौजूद हेवंस विल भी मिटने लगी। रंग बिरंगी एड़ी कुछ बार झपका कर गायब हो जाती, लेकिन उनकी जगह नई एक ही उग जाती। हेवंस विल तेजी से नाश हो रही थी। कुछ देर बाद ग्रे व्हाइट रोशनी में कोई हेवंस विल नहीं बची। इस वक्त ग्रे व्हाइट रोशनी और फैलती और रंग बिरंगी एड़ी और ज्यादा डिस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़ती।
फैंग युआन ने 3 दिन और 3 रात तक हेवंस विल डिसिपेशन एक्टिवेट रखा। आखिर में थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म में हेवंस विल का नाम और निशान तक नहीं बचा। फैंग युआन ने किलर मूव को एक्टिवेट रखना जारी रखा और थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म के चारों तरफ ग्रे व्हाइट रोशनी का एक पर्दा बनाए रखा। इस तरह जब तक हेवंस विल यूएस में घुसने की कोशिश करेगी, वो सफेद रोशनी में मौजूद रंग बिरंगी एरों से नाश्त हो जाएगी। और अब थीविंग हेवन का ड्रीम रेल्म आखिरकार सेफ था। अब मैं इस ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर करूंगा। फैंग युआन ने एक सांस छोड़ी, उसका दिल खुशी से भर गया था। चैप्टर 1491 एक बेचारा नौजवान यिंग वू जी, हे लूलैन, व्हाइट रैबिट और फेरी मियाओ यिन फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर से बाहर आए। नेक्स्ट मैं खुद इस ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर करूंगा, फैंग युआन पलता और टांग फैंग मिंग से कहा। टांग फैंग मिंग का दिल कांप गया, लेकिन वो जल्द हाई फैंग युआन की बात समझ गया। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, फेरीज प्लीज मेरे साथ आइए। यह इमॉर्टल गू फॉर्मेशन जो थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म को छिपाए हुए था, यूज टांग फैंग मिंग कंट्रोल करता था। लेकिन अब टांग फैंग मिंग इस कंट्रोल का एक हिस्सा शैडो सेक्ट के इमॉर्टल्स को दे रहा था, ताकि वो उसके साथ मिलकर यूज कंट्रोल कर सकें। यह फैंग युआन और टांग क्लैन के अलायंस एग्रीमेंट का एक हिस्सा था। जब फैंग युआन ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर करेगा, तो उसकी सोल उसके शरीर को छोड़कर ड्रीम रेल्म में चली जाएगी और उसका शरीर बिना सुरक्षा के रह जाएगा। ये काफी खतरनाक सिचुएशन थी। इसलिए फैंग युआन ने शैडो सेक्ट के गू इमॉर्टल्स को बाहर निकला, उन्हें उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह इमॉर्टल गू फॉर्मेशन बाहरी लोगों के कंट्रोल में नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए शैडो सेक्ट के गू इमॉर्टल्स को इस फॉर्मेशन के कंट्रोल का कुछ हिस्सा लेना ही पड़ा। इस तरह चाहे शैडो सेक्ट हो या टांग क्लैन, वो एक दूसरे पर लगाम लगा सकते थे। कोई भी फैंग युआन के शरीर के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता था। फैंग युआन हमेशा पूरी सावधानी से काम करता था। जब फॉर्मेशन का आधा कंट्रोल शैडो सेक्ट के पास आ गया, तब वो अपने शरीर से बाहर निकला और थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म में दाखिल हुआ। टांग फैंग मिंग ने पलक तक नहीं झपकाई, वो एकदम ध्यान से देखता रहा। यह है असली जरूरी टेक्निक। उसकी सांसें तेज हो गई, उसका दिमाग सीखने के ख्यालों से भर गया। लेकिन फैंग युआन को इस तरह देखकर वो कौन सी जरूरी टेक्निक सीख सकता था? मैं कहाँ हूं? फैंग युआन ने ड्रीम में प्रवेश किया और उसकी नजरों के सामने का मंजर बदल गया। उसने खुद को एक नौजवान लड़के के शरीर में पाया, जो एक फटे पुराने टेंट के अंदर था। टेंट बहुत साधारण था, बस एक फटा हुआ तिरपाल था। हवा चली और टेंट हिलने लगा। एक ठंडी सी सिहरान महसूस हुई जब फैंग युआन की नजर टेंट के छेड़ की तरफ गई। टेंट फटा हुआ था। इस साले ने ना सिर्फ मुझे मारा, बल्कि मेरा टेंट भी फाड़ दिया। जिस नौजवान का किरदार फैंग युआन निभा रहा था, उसने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा। इसके बाद उस नौजवान ने अपना सर झुकाया, अपनी चोटों को देखते हुए। फैंग युआन की नजर फिर घूमी और उसने अपने गंदे और फटे पुराने कपड़ों को देखा। वो सच में बहुत बेचारा और गरीब था। उसकी छाती पर नीले काले घाव के निशान थे। नौजवान ने अपने शरीर पर लगी चोटों को छुआ। दर्द की लहरें फैंग युआन को महसूस हो रही थी। सोचा ना था कि मैं, अजीम बेंजिए सन, इस अजीब दुनिया में आ पहुंचूंगा। दोबारा एक बच्चे की तरह बड़ा हो रहा हूं और कुछ लौंडों से पिट रहा हूं। ये तो हद हो गई। ये दुनिया ही अजीब है। इंसान गू वॉर्म्स को कंट्रोल करके अजीब शक्तियां हासिल करते हैं। ये तो एक बुरा सपना लगता है। साय, अगर ये सच में एक सपना होता तो मैं 10 साल से ज्यादा हो गए, अब तक जागा क्यों नहीं? फैंग युआन ने नौजवान की बातें सुनी, उसका दिल हिल गया। वो कई राज जानता था। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल भी उसकी तरह एक अदरवर्ल्डली डेमन था। वो किसी दूसरी दुनिया से यहां आया था। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का नाम बेन जे सुन है। इसका मतलब है कि इस ड्रीम में मैं खुद थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का किरदार निभा रहा हूं। लेकिन वो अभी एक मोर्टल नौजवान है। उसने अभी तक अपनी गू कल्टिवेशन की जर्नी शुरू नहीं की है। फैंग युआन समझ गया। इसी पाल वो नौजवान फिर से बुदबुदाया, लेकिन शुक्र है, आज रात ट्राइब सेक्रेड लैंड खोलेगा। एक बार मैं उसमें घुस गया तो मैं अपना एपर्चर अवेकन कर सकूंगा और कल्टिवेट करना शुरू कर दूंगा। मुझे गू मास्टर की शक्तियां मिल जाएंगी। ओ, मैं उम्मीद करता हूं कि यह शक्ति मुझे इस जगह से भागने और अपने वतन लौटने में मदद करेगी। नौजवान थीविंग हेवन ने यह कहते हुए दर्द महसूस किया। उसने दांत पीसे और उठ खड़ा हुआ, अपने टेंट के पर्दे की तरफ बढ़ते हुए बाहर निकल गया। फैंग युआनस नौजवान थीविंग हेवन से जुड़ी एक इच्छा शक्ति की तरह था। वो सिर्फ देख सकता था, लेकिन उसके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकता था। यह फैंग युआन के लिए भी एक रेयर सिचुएशन थी।
अपने सारे तरीके आजमाने और फेल होने के बाद फैंग युआन सिर्फ एक दर्शक की तरह देख सकता था जैसे जैसे ड्रीम रेल्म आगे बढ़ रहा था। नौजवान थीविंग हेवन अपने टेंट से बाहर निकला। तुरंत फैंग युआन की नजरों के सामने चांद के नीचे एक हरा भरा ओएसिस दिखाई दिया। रात का वक्त था, पूरा चांद आसमान में ऊंचा था, उसकी साफ चांदनी पूरे ओएसिस पर बरस रही थी। ये ओएसिस बहुत छोटा था, बीच में एक तालाब था, जिसके चारों तरफ बहुत सारे टेंट्स लगे हुए थे। यह टेंट्स अलग अलग साइज और रंग के ज्यादातर ग्रे और सफेदी, कुछ पीले, सुनहरे और बैंगनी भी थे। ये ज्यादा चमकीले रंगों वाले टेंट्स आमतौर पर बड़े होते जो उनके मालिक के ऊंचे स्टेटस को दर्शाते थे। नौजवान थीविंग हेवन ने इस इलाके को प्रशंसा से देखा, फिर मुड़कर अपने टेंट को देखा। उसका टेंट छोटा और बदसूरत था, काले धुएं से ढका हुआ, उसमें छेड़ भी थे, रात में ठंडी हवा अंदर आती थी। नौजवान थीविंग हेवन ने माथे पर बाल डाले और उसकी एनी में घमंड की एक झलक दिखी। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, आज रात के बाद मैं ऐसी घटिया जगह पर नहीं रहूंगा। ये कहकर वो बीच वाले टेंट की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कई नौजवान अपने टेंटों से बाहर निकले। उनके चेहरे पर सख्त भाव किसी की भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन था, ये सबसे पवित्र पाल था। वेस्टर्न डेजर्ट के रिवाजों के अनुसार सभी नौजवानों को श्रद्धा से रहना था और बेवजह बात नहीं करनी थी। जो भी ज्यादा बोलता या ज्यादा इमोशंस दिखाता, चाहे खुशी हो या दुख, उससे अनुष्ठान की गरिमा भांग हो जाती, उन्हें सख्त सजा दी जाती और यहां तक कि क्लैन से निकाल भी दिया जाता। एक बार निकाल दिए जाने पर कोई भी मोर्टल नौजवान बिना किसी शक के मर जाता। सजा की गंभीरता साफ थी। धीरे धीरे और भी नौजवान ओएसिस के सेंटर की तरफ जमा होने लगे, एक भीड़ बन रही थी। रास्ते में नौजवान थीविंग हेवन की मुलाकात उन्हीं नौजवानों से हुई जिन्होंने यूज पीटा था। फैंग युआन ने मुड़कर देखा, वो सब लंबे और तगड़े उनके शरीर आसपास के नौजवानों से काफी बड़े उनके कपड़े भी साफ तौर पर ज्यादा महंगे जो दिखा रहा था कि उनका बैकग्राउंड आम नहीं था। इन नौजवानों ने भी नौजवान थीविंग हेवन को देख लिया, भले ही उनकी बोलने की हिम्मत नहीं थी, उनकी गुस्से वाली और उकसाने वाली नजरें साफ दिख रही थी। नौजवान थीविंग हेवन ने नाक सिकोड़ी, उस बिल्कुल डर नहीं लगा। दोनों तरफ के लोग गुस्से वाली नजरों से चलते रहे जब तक वो ओएसिस के बीच में बने तालाब तक नहीं पहुंच गए। तालाब के चारों तरफ सफेद नरकुल उगे हुए ये सफेद नरकुल फूल रहे थे, रात की हवा के साथ लहरा रहे थे, जबकि चांदनी गर्माहट से बरस रही थी। सारे वाइल्ड होपगू इन्हीं नरकुलों में रहते चमकती हुई रोशनियों की संख्या के आधार पर यहां न गिनत होपगू थे। इसने फैंग युआन को किंग माउ माउंटेन पर उसके अवेकनिंग सेरेमनी के सीन की याद दिला दी। भले हाई वेस्टर्न डेजर्ट की परंपराएं सदर्न बॉर्डर से अलग थी, लेकिन दोनों हाई अपर्चर को अवेकन करने के लिए होपगू का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रोसेस काफी मिलता जुलता था। एक एक करके नौजवान नरकुल के खेत में घुसने लगे और वाइल्ड होपगू घबरा कर इधर उधर उड़ने लगे। उनके एपर्चर्स एक एक करके अवेकन हुए, वो चिंतित, दुखी, खुश और उदास थे। ज्यादातर मॉर्टल्स के लिए अपर्चर का एप्टीट्यूड ही उनकी जिंदगी की उपलब्धियों को तय करता था। लेकिन सदर्न बॉर्डर के गर्मा गर्म माहौल के विपरीत वेस्टर्न डेजर्ट में इस सेरेमनी के दौरान एक गंभीर और शांत माहौल था। भले ही किसी को बेहद खुशी या दुख महसूस हो, उन्हें खुद पर काबू रखना पड़ता था। उनके चेहरे के भाव बिगड़ सकते थे, वो आंसू बहा सकते थे, लेकिन वो आवाज नहीं निकाल सकते थे। जल्द ही नौजवान थीविंग हेवन की बारी आई। वो इंतजार नहीं कर पा रहा था। जैसे ही इजाजत मिली, वो नरकुलों के अंदर चला गया। लेकिन जो एप्टीट्यूड यूज मिला, वो सबसे खराब ग्रेड था। डी ग्रेड एप्टीट्यूड वाले गू मास्टर्स के अपर्चर में सिर्फ 20 से 30% प्राइमेवल एसेंस होता था। ज्यादातर रैंक 1 बन सकते थे, लेकिन बहुत कम हाई रैंक 2 तक पहुंच पाते थे। ऐसे एप्टीट्यूड वाले गू मास्टर्स के पास बुनियादी तौर पर कोई पोटेंशियल या फ्यूचर नहीं होता था। ये लगभग तय था कि डी ग्रेड एप्टीट्यूड वाले गू मास्टर्स अपनी पूरी जिंदगी गू मास्टर हायरार्की में सबसे नीचे ही रहेंगे। कैसे? मेरा एप्टीट्यूड डी ग्रेड कैसे हो सकता है? नौजवान थीविंग हेवन टूरेंट चिल्ला पड़ा। चुप! इवेंट का इंचार्ज गू मास्टर ने तुरंत थीविंग हेवन को पकड़ा और उसका मुंह बैंड कर दिया। नौजवान थीविंग हेवन ने जोर से छटपटाया। गू मास्टर ने ठंडी सांस भरी और अपनी हथेली से वार किया। नौजवान थीविंग हेवन तुरंत बेहोश हो गया। फैंग युआन की नजरों के सामने भी अंधेरा छा गया। उसने पाया कि वो कुछ नहीं कर सकता, यहां तक कि अनरावल ड्रीम का भी कोई असर नहीं हो रहा था। ड्रीम रेल्म जितना बड़ा होता है, उसकी रोकने की शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन अनरावल ड्रीम का कोई असर नहीं हुआ, शायद इसलिए क्योंकि मैं जिस ड्रीम रेल्म में हूं वो बहुत खास है। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया।
उसने फिर कोशिश की और जब कोई असर नहीं हुआ तो यूज मजबूरन अगले सीन का इंतजार करना पड़ा। चैप्टर 1492 थीविंग हेवन का किस्मत से सामना। अस विशाल अंधेरे में फैंग युआन की सोल को तकलीफ हो रही थी। इस अंधेरे स्पेस में उसकी सोल पर एक जबरदस्त करोसिव असर हो रहा था। ये कुछ ऐसा था जो फैंग युआन ने ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करते वक्त पहले कभी नहीं देखा था। खुशकिस्मती से फैंग युआन की सोल फाउंडेशन कमाल की थी। वो 10 मिलियन मैन सोल से भी ऊपर था। वो ड्रीम रेल्म के इस कोरोजन को सह सकता था। ड्रीम रेल्म में वक्त का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। यूज बस ऐसा लगा जैसे बहुत वक्त बीत गया हो। तभी इस विशाल अंधेरे में एक सफेद रोशनी दिखाई दी। सफेद बिंदु एक सफेद लकीर में बदल गया, फिर वो लकीर ऊपर नीचे फैली और रोशनी फूट पड़ी जिसने फैंग युआन की नजरों को भर दिया। नौजवान थीविंग हेवन धीरे धीरे होश में आ रहा था। वो सफेद रोशनी जलता हुआ सूरज था। नौजवान थीविंग हेवन ने जल्दी से अपने हाथ से अपनी ऊँग को ढाका। ये यहाँ क्यों हूं? उस जल्द ही पता चला कि वो रेगिस्तान पर लेटा हुआ है। रात बीत चुकी थी, अब दोपहर हो चुकी थी। नौजवान थीविंग हेवन के डाउट्स ज्यादा देर तक नहीं टिके क्योंकि जल्द ही उस अपने दिमाग में कुछ जानकारी मिली। ये जानकारी क्लैन के गू मास्टर ने पीछे छोड़ी थी। उसका कंटेंट ये था कि नौजवान थीविंग हेवन ने क्लैन के नियमों को तोड़ा था और सजा के तौर पर उस निकाल दिया गया था। लेकिन क्योंकि वो नौजवान और नादान था, उस सिर्फ इस रेगिस्तान में 3 दिन रहना था। जब तक वो उसके बाद क्लैन में लौट जाता, वो दोबारा क्लैन ज्वाइन कर सकता था और वहां रह सकता था। भाड़ में जाए, क्या हुआ है? ये समझने के बाद नौजवान थीविंग हेवन ने गाली दी और उसका थूक बाहर निकल गया। मैंने सिर्फ कुछ शब्द ही तो कहे थे और तुम लोगों ने मुझे निकाल दिया। ये तो बच्चों पर अत्याचार है। तुम लोग जिंदगियों की परवाह ही नहीं करते। हरामखोरो, मैं तुम्हें बददुआ देता हूं। नौजवान थीविंग हेवन ने अपनी मिडिल फिंगर उठाई लेकिन उस नहीं पता था कि किधर इशारा करे। उस अभी अपनी दिशाएं तक नहीं पता थी। उस नहीं पता था कि क्लैन कहाँ है। इस डिस्कवरी ने नौजवान थीविंग हेवन का सारा जोश ठंडा कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। ए फ्लैट में क्या करूं? भले हाई में गू मास्टर बन गया हूं, मेरे पास कोई गू वर्म नहीं है। मेरे पास ना पानी है ना खाना। रात तक बिना किसी गर्म कपड़े या टेंट के जो मुझे हवा से बचाए, मैं ठंड से मर जाऊंगा। नहीं, मुझे जीना है। मैं इस मनहूस दुनिया में जिंदा रहूंगा और घर जाने का रास्ता ढूंढूंगा। नौजवान थीविंग हेवन ने अपने दांत पीसे। उसकी एरी में एम्बिशन की 2 आग जल रही थी। उसी वक्त फैंग युआन ने अपने शरीर को हल्का महसूस किया। इस पर लगी बंदिशें अचानक गायब हो गई। जब उसने अपने हाथ पैर हिलाए तो नौजवान थीविंग हेवन ने भी अपने हाथ पैर हिलाए। ओह, मैं अब इसे कंट्रोल कर सकता हूं। लगता है मुझे नौजवान थीविंग हेवन की जगह लेनी होगी और इस रेगिस्तान में जिंदा रहना होगा। फैंग युआन तुरंत समझ गया। एक निराशाजनक सिचुएशन में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना। फैंग युआन ने ये कई बार अनुभव किया था, लेकिन अब वो एक मुश्किल स्थिति में था। इसका बस एक ही कारण था, उसके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था। नौजवान थीविंग हेवन के पास कुछ नहीं था। उसके पास सिर्फ 20 से 30% प्राइमेवल एसेंस था, बिना एक भी मोर्टल गू के। यूज रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए कहना आसमान से तारे तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। क्लैन ने उस ऐसे निकाल दिया। वो चाहते हैं कि ये मर जाए। नहीं, अहम, उन्हें अस जैसे गू मास्टर की कोई परवाह नहीं है। आमतौर पर हर गू मास्टर कीमती होता था, लेकिन फैंग युआन ने पहले के सीन के बारे में सोचा तो यूज वजह समझ आ गई। जिस क्लैन में नौजवान थीविंग हेवन है, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उनके पास रिसोर्सेज कम हैं। इसलिए भले ही उनके पास पोटेंशियल गू मास्टर्स हों, उन्हें सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही पालना पोसना पड़ेगा। फैंग युआन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। ये डिस्कवरी उसके सामने खड़ी प्रॉब्लम के लिए बेकार थी। चारों तरफ देखने पर उस सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दी। कहीं हरियाली का नामो निशान नहीं था। इमॉर्टल किलर मूव, अनरावल ड्रीम। फैंग युआन ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है। ये उपयोगी ट्रम्प कार्ड जिसने यूज अनगिनत बार मदद की थी, थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म में पूरी तरह से प्रतिबंधित था। फैंग युआन ने गहरी सांस ली। मैं सिर्फ अपनी किस्मत आजमा सकता हूं। उसने एक दिशा चुनी और चलना शुरू कर दिया। 1.5 दिन बाद फैंग युआन को कुछ नहीं मिला। वो रास्ते में प्यास से मर गया। उसके बाद फैंग युआन की सोल को भारी चोट पहुंची। यूज ड्रीम से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया गया। ड्रीम रेल्म का एक्सप्लोरेशन फेल हो गया। उसकी सोल बुरी तरह से जख्मी हो गई और सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी में लौट आई। फैंग युआन को चक्कर आ रहे थे और अंधेरा दिख रहा था। उसने तुरंत गट्स गू का इस्तेमाल करके अपनी चोटों को ठीक किया। गट्स गू
टैंग फैंग मिंग ने ये देखा और उसकी आंखों में जलन दिखी। उसने देखा कि फैंग युआन ने कई गट्स गू का इस्तेमाल करके अपनी सोल को तेजी से ठीक कर लिया। गट्स गू ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेहतरीन सपोर्टिंग गू था। फैंग युआन दोबारा थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म में चला गया और उसकी सोल उसके शरीर से निकल गई। दोबारा रेगिस्तान में पहुंचकर फैंग युआन ने सांस ली, उसने एक अलग दिशा चुनी और आगे बढ़ गया। एक दिन चलने के बाद उसकी नजरों में अभी भी कुछ नहीं था। फैंग युआन थक गया था और प्यासा था। उस महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है। अगर इतिहास में थीविंग हेवन भी ऐसी ही सिचुएशन में था तो उसके पास जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस बहरी मदद या किस्मत से मिले मौकों की जरूरत थी। इसका मतलब एक दिशा में कोई ना कोई फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर होगा। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, मुझे वो नहीं मिला। यह राउंड एक्सप्लोरर की किस्मत पर निर्भर लगता है। अफसोस की बात है कि मेरे लक पाथ के मेथड्स ड्रीम में इस्तेमाल नहीं हो सकते जब तक कि मेन ड्रीम पाथ और लक पाथ को मिलाकर एक इमॉर्टल किलर मूव या दोनों पाथ्स का इमॉर्टल गुना बना लूं, तभी उसका असर होगा। फैंग युआन विश्लेषण करता रहा। उसका दूसरा एक्सप्लोरेशन भी फेल हो गया। आराम करने के बाद उसने अपनी तीसरी कोशिश शुरू की। इस बार उसने एक अलग दिशा चुनी। जल्द ही उसका सामना एक गद्दे से हुआ। ये एक क्विकसैंड का गद्दा था। फैंग युआन यूएस में फंस गया और निकल नहीं पाया। क्या मैं फिर से मरने वाला हूं? फैंग युआन थोड़ा घुट रहा था। वो सिर्फ रेत को यूज निगलते हुए देख सकता था। लेकिन अनजाने में क्विकसैंड के उसके सर को ढकने से पहले रेत गीजर की तरह ऊपर की तरफ उबलने लगी और फैंग युआन को आसमान की तरफ उछाल दिया। जब फैंग युआन नीचे गिरा तो क्विकसैंड का गद्दा एक छेड़ में बदल चुका था जिसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। ये एक ठंडी और आरामदायक हवा थी। ये काम कर सकता है। फैंग युआन जल्दी से गद्दे के पास गया और देखा कि यूएस छेड़ से हवा के साथ पंखों वाली मछलियां बाहर निकल रही थी। ये मछलियां नहीं थी, ये मॉर्टल कूल विंड गू थे। फैंग युआन जल्दी से इन मॉर्टल गू को काबू करना चाहता था, लेकिन कूल विंड गू बहुत तेज थे। उन्होंने फैंग युआन को नजरअंदाज कर दिया। छेड़ के किनारे हवा फेंक रहे थे और फैंग युआन को पीछे धकेल रहे थे। फैंग युआन की ताकत कम थी और वो बहुत भूखा था। वो छेड़ के पास जाकर इन कूल विंड गू से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फैंग युआन निराश नहीं हुआ। उसने सब्र से इंतजार किया। जल्द ही उसके लिए मौका बना। एक कूल विंड गू अपने साथियों से टकराकर जख्मी हो गया। वो जमीन पर गिर गया और ठंडी हवा से बाहर निकलकर छेड़ के किनारे पर आ गिरा। फैंग युआन ने जल्दी से उस कूल विंड गू को पकड़ लिया, लेकिन अपने जोश में उसने उस मसल कर मार डाला। फैंग युआन के पास शब्द नहीं थे, वो सिर्फ इंतजार कर सकता था। जल्द ही उसके लिए फिर से मौका बना। कूल विंड गू बाहर उड़े, लेकिन इससे पहले कि फैंग युआन उन्हें पकड़ता, वो दोबारा ऊपर उड़ गए और ठंडी हवा के टनल में घुस गए। फैंग युआन ने सांस ली, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या हो अगर मैं इस वक्त अनरावल ड्रीम का इस्तेमाल करूं? उसने दोबारा इमॉर्टल किलर मूव अनरावल ड्रीम का इस्तेमाल किया। अगले हाईपैल उसने एक असर देखा। एक कूल विंड गू उड़कर बाहर आया। फैंग युआन ने यूज पकड़ लिया और इससे पहले कि वो यूज रिफाइन करता, एक दूसरा कूल विंड गू नीचे गिरा और काफी जख्मी था। उसने अपने पंख हिलाने की कोशिश की लेकिन उड़ नहीं पाया। फैंग युआन ने यूज भी पकड़ लिया और कुछ मेहनत के बाद उसने दोनों कूल विंड गू को रिफाइन कर लिया। जब ठंडी हवा गायब हुई तो ये जंगली कूल विंड गू उसके साथ उड़ गए और फैंग युआन की नजरों से ओझल हो गए। लेकिन उसके अपचर में अब 5 कूल विंड गू थे। आखिरकार मेरे पास कुछ तरीके हैं। भले ही जिंदा रहने की समस्या हाल नहीं हुई थी, ये एक अच्छी शुरुआत थी। और सबसे जरूरी बात, ये क्विकसैंड का गद्दा इस बात का इशारा था कि फैंग युआन ने सही दिशा चुनी थी। और एक चीज जिसने फैंग युआन का हौसला बढ़ाया वो ये थी कि अनरावल ड्रीम यहां बेकार नहीं था। थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म में इसके कुछ खास इस्तेमाल थे। फैंग युआन क्विकसैंड के गद्दे को पार करके आगे बढ़ा। जल्द ही उसने एक छोटा सा ओएसिस देखा। ओएसिस में एक कुआं था। भले ही कुछ जंगली जानवर उसकी रक्षा कर रहे थे और जानवरों के लीडर के पास एक मॉर्टल गू भी था। फैंग युआन में जोश आ गया। उसने 5 कूल विंड गू का इस्तेमाल करके इस जानवरों के झुंड से लड़ाई की। आखिर में जमीन और अपनी साजिशों का इस्तेमाल करके उसने जानवरों के झुंड को मार डाला और लीडर के शरीर पर मौजूद वाइल्ड गू वर्म को भी काबू कर लिया। ये एक पॉइजन पाथ गू वर्म था जो एक बिच्छू जैसा दिखता था। लड़ाई का फैसला हो चुका था। फैंग युआन जल्दी से कुएं के पास आया, लेकिन उसकी निराशा के लिए वो सूख चुका था। लेकिन ये कोई मसाला नहीं था, यहां पड़े जानवरों के लाश कीमती सामान थे। फैंग युआन ने जानवरों का खून पिया और कुछ मांस खाकर अपना पेट भरा।
इसके बाद उसने कुछ जानवरों के पेट जमा किए और उनका सारा खून इकट्ठा किया। उसने कुछ मांस भी अलग किया और जानवरों की आंतों का इस्तेमाल करके उन्हें अपने शरीर से बांध लिया। फ्लैट तक ड्रीम रेल्म में रात हो चुकी थी। रेगिस्तान का तापमान कम हो रहा था। फैंग युआन के पास एक प्लान था। वो ना तो जल्दी में था और ना ही चिंतित। उसने जानवरों की खाल और हड्डियों को पकड़ा और सूखे कुएं के पास आया, हड्डियों से एक ढांचा बनाया और खाल को उनके ऊपर रख दिया। इन जानवरों की खालों पर अभी भी चर्बी की कुछ परतें थी। वो काफी गर्माहट देती थी। अपनी व्यवस्था करने के बाद फैंग युआन खाली छेड़ में घुसा और ध्यान से कुएं की जांच की। उसने अपने पैर कुएं के किनारों पर रखे। अपने शरीर को नीचे गिरने से बचते हुए उसने जानवर की खाल को खींचा और ऊपर के छेड़ को पूरी तरह से ढक दिया। इसके बाद वो धीरे धीरे कुएं के नीचे उतर गया। जब वो कुएं के तले तक पहुंचा तो फैंग युआन यहां एक रात गुजारना चाहता था, लेकिन उसे एक नई डिस्कवरी हुई। पता चला कि कुएं के तले में एक छोटा सा छेड़ था और वहां काफी कुछ था। छेड़ के किनारे को देखकर ये इंसान द्वारा बनाया गया था। फैंग युआन का दिल हिल गया। उसने तुरंत नौजवान थीविंग हेवन के शरीर को कंट्रोल करके इस छेड़ में प्रवेश किया। इस छेड़ का पीछा करते हुए 50 से 60 कदम चलने के बाद फैंग युआन एक छोटी सी जमीन के नीचे की जगह पर पहुंचा जो एक कमरे के साइज की थी। ये जगह काफी साधारण थी, लेकिन वहां मिट्टी से बना एक कटोरे था और एक झरना था। वो छोटा सा था, लेकिन वहां साफ पानी जमा था। जमीन पर एक सूखी हुई लाश भी पड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का उसके शुरुआती दिनों का असली किस्मत से सामना है? फैंग युआन की दिलचस्पी बढ़ गई। चैप्टर एंड।